हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे आज के मॉक सेशन को। फटाफट से एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है, फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए। सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। बहुत ही मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए हैं फॉर सीजीएल मेंस। सो आप सभी बच्चे स्टार्ट हो जाइए पेन कॉपी लेकर के। जो भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ न्यू मिल रहा है सीखने को, वो आप कॉपी में राइट डाउन करिए। एग्जाम के टाइम में आप उसे जरूर देखें और एक प्रैक्टिस आइए फटाफट से कर लेते हैं कि आपने कितनी प्रिपरेशन की हुई है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें। द साइंटिस्ट वॉज सीम्ड टू बी एक्साइटेड द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएं। सो गाइज, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ नाउन हमने यूज किया है, नाउन सिंगुलर है, हमने वर्ब का यूज किया है, सिंगुलर वर्ब है और इस सिंगुलर वर्ब के बाद हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज किया। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा पैसिव स्ट्रक्चर, और अगर ये पैसिव स्ट्रक्चर है तो यहाँ ये जो सब्जेक्ट होना चाहिए ये रिसीवर ऑफ द एक्शन होना चाहिए, और ये रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं है बल्कि ये है क्या, ये डूअर ऑफ द एक्शन है। और अगर ये डूअर ऑफ द एक्शन है तो सेंटेंस पैसिव नहीं होना चाहिए, सेंटेंस बेटा होना चाहिए एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाता है। क्या होगा? द साइंटिस्ट सीम्ड टू बी एक्साइटेड द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ एरर हो जाता है। और अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द स्टूडेंट कुड नॉट आंसर द टीचर व्हेन ही वाज आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई ही वाज सो लेट दैट डे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का गाइस आंसर बताएं फटाफट से। चलिए, सो गाइज हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। द स्टूडेंट कुड नॉट आंसर द टीचर व्हेन ही वाज आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई ही वाज सो लेट दैट डे। सो गाइज, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। यहाँ एरर हो सकता था अगर हमने वाज ही किया होता, अगर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता, यहाँ इंटेरोगेटिव मार्क होता, तो फिर यहाँ हम क्या करते, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता, क्योंकि सेंटेंस में जो क्लॉज होता है उस क्लॉज को हम कभी भी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में यूज नहीं करते। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से सुन लो कि आप सबको पता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा मिल करके बना होता है क्लॉजेस से। तो क्लॉजेस जो हमारे होते हैं इनको हमेशा असर्टिव फॉर्म में यूज किया जाता है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। तो आपका जो एरर हो जाता वो कुछ अगर इस तरह होता तो एरर हमारा इसी पार्ट में होता, और एग्जाम में आता है जनरली इस तरह का क्वेश्चन, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं द स्टूडेंट कुड नॉट आंसर द टीचर, आंसर टू नहीं, सीधा आंसर आपका क्या है, आंसर है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसके बाद क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा व्हेन ही वाज आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई ही वाज सो लेट दैट डे। तो नो एरर है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ जाएगा गाइस। जॉन कुड नॉट कम टू स्कूल एज ही वाज इल फ्रॉम कोल्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर गाइस क्या हो जाएगा, बताएं। देखिए, आप सबको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि सफरिंग, अच्छा ये बचपन में हमने बहुत बोला है, राइट, है ना, सफरिंग। क्या लिख रही हूं मैं, सफरिंग के साथ हम यूज करते हैं फ्रॉम, और अगर आपने इल यूज किया है ना तो इल के साथ प्रेपोजिशन होता है विद। तो यहाँ गाइज आपका फ्रॉम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा। अगर इधर सफरिंग होता, अगर इधर आपका इल के प्लेस पर सफरिंग होता फिर आप यूज कर लेते, क्योंकि इसके साथ फिक्स है कि हम फ्रॉम करते हैं। लेकिन अगर इल है तो इल के साथ यूज करते हैं हम विद का। सो गाइज आंसर यहाँ हो जाता है आपका सी ऑप्शन। सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर बताया होगा। सो गाइज फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होता है। चलिए आइए। Though she has aptitude in mathematics, I won't allow her to take it up as a subject of study for the master's degree because I know the labor involved will tell upon her health. So guys फटाफट से बताएं इसका आंसर क्या हो जाता है। चलिए आइए। चलिए, सो गाइज देखेंगे फटाफट से। Though she has an aptitude, though she has an aptitude in mathematics नहीं होगा यहाँ पर, for mathematics हो जाता है। ठीक है,
I won't allow her to take it up as a subject of study for the master's degree because I know the labor involved will tell upon her. Guys, ये tell upon एक phrasal verb है, इसके बारे में आप जानेंगे. इसका मीनिंग क्या होता है? To have a noticeable, to have an noticeable इफेक्ट. ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम टेल अपॉन का. तो आंसर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में एरर हो जाएगा आपका. नेक्स्ट आ जाए. आई एम नॉट familiar with all the important places in this town although I have been living here since 2 years. सो इस क्वेश्चन का आंसर गाइस क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है. फटाफट से सभी बच्चे आंसर बता दे. चलिए आइए. familiar with यूज करते हैं acquainted with के लिए, मतलब लाइक आपको पता है ना, किसी चीज से परिचित होने के लिए यूज करते हैं हम familiar का. तो आंसर गाइस क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आई एम नॉट familiar with all the important places in the town. ऑल के बाद तो आप नाउन हमेशा प्लूरल यूज करते हैं, ये भी आपको पता है. तो इधर है ना प्लेसेस है आपका, देख सकते हैं प्लेसेस, ये आपका एडजेक्टिव हो गया. इन दिस टाउन ऑल्दो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2 years, 2 साल हो गए रहते रहते. तो गाइज आप देख रहे हैं ये 2 years हमारा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ आपने सिंस का यूज किया हुआ है तो ये फॉर हो जाता है. ठीक है, तो गाइज आंसर यहाँ हो जाता है आपका सी आंसर. सी पार्ट में एरर है. नेक्स्ट आ जाइए. चलिए. If I would be a millionaire, I would not be wasting my time waiting for a bus. अगर मैं एक मिलियनर होती तो मैं एक बस के लिए वेट ना कर रही होती. सो बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का. चलिए सभी बच्चे स्टार्ट हो जाइए. एक बार वीडियो को शेयर भी कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 6 का गाइज आंसर क्या होगा बताएं. सो गाइज ये आपका है एक सेंटेंस जिसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल. इसे कंडीशनल सेंटेंस में आपने ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा हाइपोथेटिकल सेंटेंस का. और यहाँ देखेंगे आप इफ के साथ आपने वुड का यूज किया है. आपको ये पता है कि जब बात हो कंडीशनल सेंटेंसेस की तो इफ के साथ हम विल का यूज नहीं करते हैं. इफ के साथ अगर विल नहीं होता है तो वुड भी नहीं होता है, और इफ के साथ हम शैल भी नहीं करते हैं. तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे. कंडीशनल सेंटेंसेस में हम कंडीशनल क्लॉजेस में विल, वुड और शैल का यूज हम नहीं करते हैं. तो यहाँ से ये वुड को आपको रिमूव करना होगा. और सेंटेंस में क्या करेंगे, क्योंकि चीजें हाइपोथेटिकल जब होती हैं, जब सेंटेंस आपका हाइपोथेटिकल होता है तो सब्जेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट के साथ में हम V2 यूज करते हैं, वो आपकी सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं. तो यहाँ हम यूज करेंगे. अब क्योंकि सेंटेंस हाइपोथेटिकल है तो आई के साथ हो जाएगा आपका वर. ठीक है, तो आंसर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन गाइस हो जाता है. इफ आई वर अ मिलियनर, है ना, इफ आई वर अ मिलियनर. नेक्स्ट आ जाओ. Until you begin to make a better use of your time, I shall not stop finding fault in you. Guys, इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे, जो बच्चा करेक्ट बताएगा बस उसी की तैयारी अच्छी खासी चल रही है. ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर. चलिए गाइस. Until you begin to make a better use of your time, I shall not stop finding fault in you. बहुत सिंपल है. जब तक आप अपने टाइम का अच्छा यूज नहीं करेंगे तब तक मैं तुम्हारे में गलतियां ढूंढना बंद नहीं करूंगी. आपको भी पता है कि until के साथ, until है ना, unless के साथ नॉट या नेवर जैसा कोई भी वर्ड आप यूज नहीं करते हो. और ये विल और शैल का यूज तो बिल्कुल इनके साथ नहीं होता है. विल, शैल एंड वुड का यूज हम बिल्कुल अनटिल एंड अनलेस के साथ नहीं करते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जो समझनी है वो ये है कि फाइंड फॉल्ट इन यू नहीं, फाइंड फॉल्ट विद यू. तो आपका आंसर यहाँ हो जाता है सी ऑप्शन. ठीक है, सी ऑप्शन गाइज एरर हो जाएगा आपका. फाइंडिंग फॉल्ट विद यू. ठीक है, तो आई नो आप इसका आंसर करेक्ट नहीं बताए होंगे. नेक्स्ट आ जाओ. Neither of the two boys is sensible enough to do this job. So question number 8 का आंसर गाइस क्या हो जाएगा बताएं. चलिए स्टार्ट हो जाइए, बताएं. देखिए अगर यहां पर आपने किया होता इनफ सेंसिबल तो ये रॉन्ग हो जाता. क्यों? क्योंकि जो अगर मैं बात करूं इनफ की तो इनफ को हम एज एन एडवर्ब यूज करते हैं, इनफ को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं. ठीक है, और अगर हमने इसे एज एन एडवर्ब यूज किया है तो मतलब ये क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव को.
ठीक है। और अगर हमने इसे एज एन एडजेक्टिव यूज किया है तो ये क्वालिफाई करेगा नाउन को एंड प्रोनाउन को। इस बात को बहुत ध्यान से अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत काम की चीज मैं बता रही हूँ कि इनफ जो एक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको हम यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, एज एन एडवर्ब यूज करते हैं। अगर हमने इनफ का यूज एज एन एडवर्ब किया हुआ है तो ये क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव को, वर्ब को, ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। और अगर मैंने इनफ का यूज किया हुआ है एज एन एडजेक्टिव तो ये क्वालिफाई करेगा नाउन एंड प्रोनाउन को, नाउन एंड प्रोनाउन को। अब बात कर लेते हैं गाइज हम सेंसिबल की। सेंसिबल है क्या मैम? सेंसिबल है आपका एडजेक्टिव, मतलब इनफ क्वालिफाई कर रहा है सेंसिबल को, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो इनफ एडवर्ब है। क्या है? इनफ एडवर्ब है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी है वो ये है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है इनफ का, जब उसे यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब। तो ऐसा होता है भाई, इनफ प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस इनफ, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बहुत काम की बात है ये आपके लिए। आंसर यहां आपका हो जाएगा नो एरर। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद हम इनफ का यूज करते हैं और नाउन के पहले इनफ का यूज होता है, जो ये मैंने आपको बता दिया। इनफ प्लस नाउन होता है, एडजेक्टिव प्लस इनफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पर फटाफट से। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। गाइस आपको बहुत अच्छे से पता है कि लगेजेस वर्ड हमारा इंग्लिश ग्रामर में होता नहीं है, लगेज होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसे हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। तो लगेज हो जाएगा, लगेजेस नहीं होगा। ऐसे ही आप फर्नीचर्स नहीं बोलते, फर्नीचर बोलते हैं। ऐसे आप मशीनरीज नहीं बोलते, मशीनरी बोलते हैं। ऐसे ही सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है। ऐसे ही ज्वेलरीज नहीं होता, ज्वेलरी होता है। इस बात को आप अगर समझ रहे हैं तो मतलब ये नाउन का जो कॉन्सेप्ट आपका सिंगुलर एंड प्लूरल, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मतलब क्लियर है। आपको पता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, अल्फाबेट, मिसीफ, लगेज, है ना, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। जो काउंटेबल है उनको सिंगुलर एंड प्लूरल आप दोनों फॉर्म्स में यूज करो, लेकिन जो अनकाउंटेबल है इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं विद सिंगुलर वर्ब, और इनके साथ हम मेनी का यूज बिल्कुल भी नहीं करते। एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाए। There is plenty of time to catch the train. There is plenty of time to catch the train इस idiom की, सॉरी, आपको इस पार्ट को इंप्रूव करना है। फटाफट से बताएं, टू गेट, टू रीच, टू होल्ड या नो इंप्रूवमेंट, क्या करेक्ट ऑप्शन गाइज होता है? टू कैच को इंप्रूव करने के लिए हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बताएं सभी। चलिए फटाफट से स्टार्ट हो जाइए गाइज। यहां देखेंगे देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू कैच द ट्रेन, है ना। तो ट्रेन को, अगर ट्रेन की बात हो रही है तो वहां पर ये जो वर्ड आपका कैच है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका, इसे करेक्ट ही कंसिडर करते हैं। ट्रेन को पकड़ना, हम बोलते हैं ना हिंदी में भी बोलते हैं कि ट्रेन को पकड़ना है, मुझे 4 बजे आज जाना है, मुझे ट्रेन पकड़ना है। तो ट्रेन पकड़ना या ट्रेन को कैच करना आप दोनों यूज करते हो। तो गाइज यहाँ नो इंप्रूवमेंट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। Hundreds of people were killed by the earthquake, बताएंगे। इस बाई को इंप्रूव करोगे किससे? इन, फ्रॉम, ऑफ या नो इंप्रूवमेंट? फटाफट से स्टार्ट हो जाओ सभी बच्चे, बताना। चलो फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा गाइज। 30 सेकेंड्स नहीं कह सकते, ये आपका 10 सेकेंड्स का आंसर होना चाहिए था। तो गाइज यहाँ हो जाता है आपका इन ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ। ही इंसिस्टेड ऑन ही वॉज इनोसेंट। तो इंसिस्टेड ऑन को इंप्रूव करोगे, क्या यूज करोगे आप? इंसिस्टेड ऑन दैट, इंसिस्टेड दैट, इंसिस्ट दैट या नो इंप्रूवमेंट, बताएं। गाइज अगर आपने देखा इस वाले क्लॉज को तो यहाँ हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रखा है, और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हम एक क्लॉज में पास्ट यूज करेंगे, दूसरे में प्रेजेंट यूज करेंगे, सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। और फर्स्ट ऑप्शन हमने इंसिस्टेड ऑन बोला है भाई, यहाँ पर इंसिस्टेड ऑन भी इनकरेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है सेकेंड ऑप्शन, इंसिस्टेड दैट ही वॉज इनोसेंट। नेक्स्ट, जॉन हु स्टडीज मेडिसिन एट प्रेजेंट होप्स टू गो अब्रॉड आफ्टर ग्रेजुएशन, बताएंगे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्टडीज को इंप्रूव करने के लिए क्या ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? इज स्टडिंग, विल स्टडी, स्टडीड या नो इंप्रूवमेंट? गाइस फटाफट से बताएं। चलिए 15 सेकेंड्स का आंसर है। 15 सेकेंड्स में आप फटाफट से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप बात करें स्टडीज की, तो स्टडीज यहाँ जो आपने वर्ड यूज किया, इट मीन्स कि वो करता है, उसकी हैबिट है, उसका रूटीन है।
अगर वो उसकी हैबिट है, उसका रूटीन है, फिर आप स्टडीज करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो ही है वो पढ़ता ही है, बाकी कुछ नहीं करता है। वो पढ़ता ही है, वो खाना नहीं खाता, वो कुछ नहीं करता, वो पढ़ता ही है। ये एक फैक्ट हो जाता है, एक रूटीन हो जाता है, एक हैबिट हो जाता है। और रूटीन और हैबिचुअल सेंटेंसेस को, फैक्चुअल सेंटेंसेस को यूज करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बाकी ऐसे कोई भी सेंटेंसेस नहीं है जिनको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करो, ठीक है। तो यहाँ गाइस क्योंकि वो प्रेजेंट में अभी पढ़ रहा है और ये टेम्परेरी एक्शन है, ये खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में। और अगर ये टेम्परेरी है तो आप यहाँ पर स्टडिंग यूज करोगे, इज स्टडिंग। वो प्रेजेंट में पढ़ रहा है और कुछ टाइम बाद उसके ग्रेजुएशन आ जाएंगे, उसके बाद वो अब्रॉड चला जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या है, आफ्टर ग्रेजुएशन, अभी ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो पढ़ रहा है, उसके बाद फिर वो अब्रॉड चला जाएगा। मतलब एक टेम्परेरी एक्शन है और टेम्परेरी एक्शन को यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। If a person or an animal eats much, his body changes the extra carbohydrates and proteins into fat and stores it. बताएंगे क्या हो जाएगा 14 का करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का गाइस आंसर बताएं क्या हो जाता है। चलिए, कैन ईट, विल ईट या ईट। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ दिमाग लगा रहे होंगे ईट का, रे गधो, यहाँ देखो एनिमल है तो एनिमल आपका सिंगुलर है तो ईट क्यों होगा, ईट सी करेक्ट है, मतलब ये सी ऑप्शन हटा दो। और विल ईट हम कोई कंडीशन बता रहे हैं क्या फ्यूचर में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो कैन ईट क्या कोई कैपेबिलिटी की बात हो रही है? जी नहीं, एक फैक्ट है और ये फैक्ट बिल्कुल फैक्ट है, तो इसमें कैन यूज करके, मॉडल वर्ब यूज करके इसका मूड एकदम नहीं चेंज करना है। आंसर यहाँ नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाए। Okay, Socrates was one of the wisest man that ever lived. बताएं। गाइस आपने देखा कि इसे इंप्रूव करने के लिए हमने यूज कर रखा है वाइज। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि वन ऑफ द के साथ आपको जो नाउन यूज करना होता है वो प्लूरल होता है, और इस नाउन के लिए जो एडजेक्टिव यूज करोगे वो एडजेक्टिव आपका हो जाता है किस फॉर्म में? सुपरलेटिव डिग्री में। वो एडजेक्टिव आपका सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तो वाइजेस्ट में कोई एरर नहीं है, वन ऑफ द वाइजेस्ट। अब ये मैन में एरर है, क्यों? वन ऑफ द के बाद नाउन आपका प्लूरल होता है तो मैन हो जाएगा, मैन नहीं होगा। आंसर यहाँ डी ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है गाइज। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वी मस्ट नॉट थिंक दैट पीपल बिलोंगिंग टू फ्यू कास्ट आर सुपीरियर टू अदर्स। क्या करेंगे? मेनी, हाई, सम या नो इंप्रूवमेंट। बताए क्वेश्चन नंबर 16 का गाइज आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट से। सो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन मेनी नहीं होगा, हाई नहीं होगा, सम हो जाएगा। जब आप कोई एक फैक्ट बोलते हो ना तो वहां पर जनरली आप सम का ही यूज करते हो। वी मस्ट नॉट थिंक दैट पीपल बिलोंगिंग टू सम कास्ट आर सुपीरियर टू अदर्स। हमें इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए कि जो कुछ ऐसे कास्ट के लोग होते हैं जो लोगों से सुपीरियर होते हैं, तो ऐसा कुछ भी मानना हमारा गलत होगा। तो गाइज यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन बताया है बस उन्हीं का करेक्ट है, बाकी सबका रॉन्ग है। इस बात को ध्यान रखो बच्चा, सी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से। इफ ही स्टडीड मोर ही वुड हैव बीन एबल टू गेट डिस्टिंक्शन। बताएंगे क्या होगा इसका? इस पार्ट को इंप्रूव करोगे किस ऑप्शन से? चलो, ये कंडीशनल सेंटेंस है, आपने यहाँ पर रिजल्ट यूज कर रखा है वुड हैव बीन। क्या यूज कर रखा है? वुड हैव बीन का यूज कर रखा है। तो गाइज अगर आपके रिजल्ट क्लॉज में, ये तो रिजल्ट क्लॉज है ना, ये रिजल्ट क्लॉज है। कहना क्या है? इफ ही स्टडीड मोर, अगर उसने थोड़ा बहुत और पढ़ा होता तो ही वुड हैव बीन एबल टू गेट अ डिस्टिंक्शन, तो वो एक डिस्टिंक्शन प्राप्त करने के लायक होता। मतलब ये वाला जो सेंटेंस है ये है रिजल्ट क्लॉज आपका, और ये है आपका कंडीशन क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है। ये कंडीशनल क्लॉज है, ये है रिजल्ट क्लॉज। अगर रिजल्ट क्लॉज में आपने यूज कर रखा है वुड हैव बीन या शुड हैव बीन, या शुड प्लस हैव प्लस V3 यूज कर रखा है, या आपने यूज कर रखा है कुड हैव प्लस V3 यूज कर रखा है, तो आपका जो कंडीशनल क्लॉज होगा वो आप यूज करोगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में यूज करोगे। तो बच्चा ये भी इनकरेक्ट है, सेकंड वाला भी इनकरेक्ट है। यहाँ टू स्टडी यूज किया हुआ है क्योंकि हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म होता है ना, तो सी ऑप्शन गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाए इसी के साथ। ही हैज वेरी गुड कमांड ऑन इंग्लिश। सो गाइज ओवर नहीं होगा, इन भी नहीं होगा, ऑफ। यहाँ जिन बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन बता दिया उन्हीं का करेक्ट है। ही हैज वेरी गुड कमांड
of English. Next आ जाओ. The people in the village are deprived of essential commodities for the past 2 weeks. Guys आंसर बताएं. नेक्स्ट बताएं आंसर क्या हो जाएगा. चलिए, have are being deprived, had been deprived, have been deprived क्या हो जाएगा. अब देखो, आप जानते हो इस बात को अच्छे से कि आर के साथ हम being का यूज और फिर deprived कर रहे हैं. ठीक है, आप कंसिडर करो. मैं आपको टाइम दे रही हूँ क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम ले लो और फिर सॉल्व करके बताओ क्या हो जाएगा. ठीक है, चलिए 19 का आंसर बताएं गाइस क्या हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19 का देखो, यहां हमने यूज कर रखा है पीपल. लोगों को एसेंशियल कमोडिटीज से दूर किया गया है फॉर द पास्ट 2 वीक्स, मतलब 2 सप्ताह से लोग जितना एसेंशियल कमोडिटीज है उससे लोग दूर हैं, है ना. 2 सप्ताह बीत चुका है, पास्ट 2 वीक्स की बात हम कर रहे हैं, तो आर तो बिल्कुल नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि जब आपने यूज कर रखा हो फॉर या सिंस, तो फॉर एंड सिंस में हम कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज नहीं करते हैं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं करते हैं. सीधा सेंटेंस आपका हो जाता है परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. परफेक्ट हो जाता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है. ये बात आप सबको बेहतर तरीके से पता है. अब क्योंकि पास्ट 2 वीक्स ये देख करके तो आप ये बिल्कुल मत लगाना, हैड बीन तो बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सिंस एंड फॉर के साथ पास्ट का टाइम या पास्ट का सेंटेंस आ सकता है. तो ये देख करके आपको पास्ट सेंटेंस नहीं सेलेक्ट करना है. ठीक है, यहां गाइज आपका सी ऑप्शन हो जाएगा. द पीपल इन द विलेज हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज फॉर द पास्ट 2 वीक्स, मतलब लगभग 2 वीक से लोगों को एसेंशियल कमोडिटीज से क्या किया गया है, दूर किया गया है. तो गाइज यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट है. ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फार्मर्स वे ऑफ लाइफ कैन बी कंट्रास्टेड टू दैट ऑफ द फैक्ट्री वर्कर. तो इसमें गाइज आपको कंट्रास्टेड में क्या आपको इंप्रूवमेंट करना है, फटाफट से बताएं. कंट्रास्टेड विद, कंट्रास्टेड अगेंस्ट, कंट्रास्टेड ऑन या फिर नो इंप्रूवमेंट, बताएं. करेक्ट ऑप्शन गाइज क्या हो जाएगा. सो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन जिस बच्चे ने ऑन बताया है, बिना लॉजिक के आंसर मत देना. अगेंस्ट तो बिल्कुल यहाँ आंसर इनकरेक्ट है. विद हो जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन गाइज करेक्ट है. नेक्स्ट आ जाइए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइज. एक सेकेंड, ये क्वेश्चन रॉन्ग है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है. अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो आ जाते हैं फटाफट से नेक्स्ट. चलिए गाइज, सो यहां देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा. द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी एंड डैश नॉट पे डैश समीर्स रिक्वेस्ट. सो गाइज फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. अगर आप बात कर रहे हैं काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी एंड कैन हेल्प, कुड रिस्पेक्ट, हैड कैश. सो यहाँ गाइज बिल्कुल ये तीनों ऑप्शंस आपकी इरिलेवेंट है. करेक्ट ऑप्शन गाइज यहाँ हो जाता है आपका डी ऑप्शन. नेक्स्ट आ जाए. नेक्स्ट, ही वॉज इनिशियली डैश एट द सजेशन बट वॉज सून डैश इट हिमसेल्फ. बताएंगे करेक्ट ऑप्शन गाइज क्या है. चलिए, सो गाइज यहां देखेंगे फ्रोनिंग एंड रिजेक्टिंग भी इनकरेक्ट है, और ये इम्प्रेस्ड और ये थ्रिल्ड, ये आपके ऑप्शंस आपने देखे होंगे, ये सब आपके इनकरेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन यहाँ सेकंड ऑप्शन हो जाता है. शॉक्ड एंड एडवोकेटिंग. ही वॉज इनिशियली शॉक्ड एट द सजेशन बट वॉज सून एडवोकेटिंग इट हिमसेल्फ. उसे खुद वो एडवोकेट करने लगा. रिजेक्टिंग, अब देखो यहां पर क्योंकि बट आ गया है, तो फ्रोनिंग एंड रिजेक्टिंग आपके सिमिलर हो जाते हैं. इम्प्रेस्ड एंड निगेटिंग ये फिर नेगेटिव हो जाता है. थ्रिल्ड एंड प्रोपोगेटिंग ये बिल्कुल इरिलेवेंट है. करेक्ट ऑप्शन गाइज सॉक्ड एंड एडवोकेटिंग हो जाएगा. सो गाइज यहां हो जाता है सेकेंड ऑप्शन. Salini was not dashed by the criticism and paid no dash even when her best friend talked against her. Bothered, attention, troubled, mind, threatened, warning या deterred या heed. बताएंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है. सो गाइज यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है. शालिनी वॉज नॉट बॉदर्ड बाय द क्रिटिसिज्म. बिल्कुल वो क्रिटिसिज्म से परेशान नहीं होती है. एंड पेड नो अटेंशन, और बिल्कुल ध्यान नहीं देती है. व्हेन हर बेस्ट फ्रेंड टॉक्ड अगेंस्ट हर,
ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गाइस हो जाता है शी वॉज डैश बिकॉज ऑल हर प्लान हैड गॉन डैश। अब देखो शी वॉज इलेटेड, खुश है क्योंकि उसके सभी प्लान्स जो है वो वाइल्ड है, तो ये बिल्कुल आप देख सकते हो ये बिल्कुल वैलिड ऑप्शन नहीं लग रहा है। डिजेक्टेड मीन्स होता है दुखी होना, और डिजेक्टेड एंड स्प्लेंडली ये भी रॉन्ग हो जाता है। डिस्ट्रॉट एंड अवरी, फ्रस्ट्रेटेड एंड मैग्निफिसेंटली, तो फ्रस्ट्रेटेड एंड मैग्निफिसेंटली का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सी ऑप्शन गाइज हो जाता है। डिस्ट्रॉट होना मतलब सैड होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, अवरी मीन्स होता है खराब हो जाना, रॉन्ग हो जाना। तो शी वॉज डिस्ट्रॉट बिकॉज ऑल हर प्लान हैड गॉन अवरी। नेक्स्ट आ जाओ। Her preaches liberal views, but in practice, he is not dash and is dash narrow-minded than almost any other person. 26 का गाइज आंसर क्या होगा बताएं। अब देखो यहां क्या कह रहा है कि हर प्रीचेस मतलब उसके जो उपदेश होते हैं, उसके जो प्रीचेस हैं वो बहुत लिबरल हैं, लिबरल व्यूज वो रखता है, बट इन प्रैक्टिस, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में देखें, व्यवहार में देखें, ही इज नॉट डैश एंड इज नॉट नैरो माइंडेड ऑलमोस्ट देन अदर पर्सन। तो गाइज यहां देखो ही इज नॉट हार्ड एंड ओपनली नैरो माइंडेड, रॉन्ग है। He was not ambitious and hardly narrow-minded, ये भी wrong है। He was not acceptable and genuinely narrow-minded से बेहतर ऑप्शन आपका है सेकेंड ऑप्शन। He is not tolerant मतलब अनबेरेबल होना, असहनीय होना। उसने बहुत ही लिबरल वो प्रीचेस देता है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखें ही इज नॉट टॉलरेंट मतलब उसे सहन नहीं किया जा सकता है। ही इज वेरी अनबेरेबल काइंड ऑफ पर्सन एंड ही इज नैरो माइंडेड मतलब वो बहुत ही संकीर्ण विचारधारा का इंसान है। शक्ति इज डैश एंड ही ऑलवेज डज व्हाट इज डैश एंड फ्रूटफुल। बताएं नेक्स्ट। अब देखो यहां हमने बात की है फ्रूटफुल की, तो क्या लगता है आपको थ्योरेटिकल फ्रूटफुल होता है या एडुकेटिव फ्रूटफुल होता है या प्रैक्टिकल फ्रूटफुल होता है या होपफुल? बताएंगे। सो गाइस देखेंगे शक्ति इज अ ऑप्टिमिस्ट एंड ही ऑलवेज डज व्हाट इज होपफुल एंड फ्रूटफुल, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। शक्ति इज अ pragmatist and always does what is practical and fruitful. So guys करेक्ट ऑप्शन यहां हो जाता है आपका सेकेंड ऑप्शन। pragmatist मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोच रखने वाला इंसान, बहुत ही रैशनलिस्ट जो इंसान होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, उसे हम कहते हैं pragmatist। नेक्स्ट। द पुलिस डैश इनटू एक्शन और रिसीविंग टेलीफोन कॉल एस्टरडे। बताएंगे स्वैंग, स्वंग या स्विंग? सो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है स्वंग। ठीक है, सो स्वंग सेकेंड ऑप्शन गाइज करेक्ट है। द पुलिस स्वंग इनटू एक्शन ऑन रिसीविंग टेलीफोन कॉल एस्टरडे। नेक्स्ट आ जाओ। बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट ही डैश हिज इंस्टीट्यूशन। अब देखो फाउंड मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना होता है। फाउंडेड मीन्स होता है एस्टेब्लिश करना, एंड वॉज फाउंडेड ये पैसिव स्ट्रक्चर है। सो बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट ही फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूशन या वॉज फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूशन। अगर हमने ये किया तो मतलब उसने नहीं किया, फिलैंथ्रोपिस्ट ने नहीं किया, कोई और किया। तो गाइज आंसर तो ये होना चाहिए कि उसने ही किया है, तो और अगर उसने ही किया है तो फर्स्ट ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन बताया बस उन्हीं का करेक्ट है। No one is allowed to dash the trees in the forest. गाइज आप सबको पता है फॉल। फॉल मीन्स क्या होता है? फॉल मीन्स होता है गिरना। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? फेल होती है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? फॉलन होता है। ठीक है, तो गाइज यहां पर क्योंकि हमने क्या बोला है, टू का यूज किया है, तो आपके दिमाग में होगा कि मैम टू फॉल कर दे, बट ये टू फॉल यहाँ रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर ट्रीज की बात हो रही है। तो हम ट्रीज पर चढ़ने के लिए फॉल का फेल एक वर्ड होता है, ये भी फर्स्ट फॉर्म ही है,
तो फेल एक फर्स्ट फॉर्म ऐसा वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है चढ़ना, ठीक है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, चढ़ना, क्लाइंब। तो गाइज आंसर यहां हो जाता है सेकेंड ऑप्शन। ये फॉल एंड फेल एंड फॉलन होता है गिरने के लिए, एक और फेल होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है चढ़ना, है ना, टू क्लाइम। तो गाइज आंसर यहाँ सेकेंड ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। व्हेन कैलेमिटी डैश द फैमिली ही फेस्ड इट बोल्डली, बताएंगे। नेक्स्ट। आ जाइए देखेंगे। व्हेन कैलेमिटी फेल नहीं होगा, यहाँ फॉल भी नहीं होगा, बी फॉल हो जाएगा, तो बी फेल हो जाएगा। बी फेल मतलब क्या होता है, कोई जो है दुर्घटना घट जाना, है ना, कुछ बुरा हो जाना, तो उसके लिए बी फेल का बी फॉल या बी फेल यूज करेंगे। तो क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है तो बी फेल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए। आई थिंक शी डैश द क्लॉक दिस वीक, बताएंगे। करेक्ट ऑप्शन गाइस क्या है, फटाफट से बताएं। सो गाइज जिस बच्चे ने यहाँ वोंडेड बताया उनका रॉन्ग है, विंड जिसने बताया उनका भी रॉन्ग है। यहाँ सी ऑप्शन वुंड आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाइए। द ब्रिज डैश अप बाय द टेररिस्ट ओनली लास्ट वीक, चलिए बताइए फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। तो गाइज यहां आप देख सकते हैं कि ब्रिज को टेररिस्ट ने उड़ा दिया। ये ब्लोड कोई वर्ड नहीं होता है, ये भी वर्ड रॉन्ग है आपका, ब्लोड नहीं होता है। यहां सी ऑप्शन गाइज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उड़ाने के लिए, ब्लो के लिए गाइज सेकंड फॉर्म ब्लू है और थर्ड फॉर्म ब्लोन है। वैसे ही जैसे आपका फ्लो के लिए फ्लो है, फिर आपका हो जाता है फ्लोड, ठीक है, और फिर हो जाता है फ्लोड। सॉरी फ्लो नहीं, फ्लोन होता है, थर्ड फॉर्म इसका फ्लोन होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वर्ड है और इसलिए इसको कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, थोड़ा सा आ जाओ इधर, समझ लो अच्छे से। चलो आ जाओ। कुछ वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे आपने यूज किया है ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो आपने सुना होगा। ओवरफ्लो आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म ओवरफ्लोड होती है, ओवरफ्लोड। और थर्ड फॉर्म क्या होता है जरा बताना, तो ओवरफ्लोड ही होता है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म भी ओवरफ्लोड होता है। और अगर तुमने फ्लाई यूज किया है तो फ्लाई का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है फ्लू और थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोन होता है। और अगर तुमने फ्लो यूज किया है तो फ्लो का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है फ्लोड एंड थर्ड फॉर्म होता है फ्लोड ही। थर्ड फॉर्म भी फ्लोड ही होता है, ठीक है। तो गाइज यहां ये चीज समझ लो, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से। अभी ये क्वेश्चन आएगा एक जो आपको करना पड़ेगा सेम कॉन्सेप्ट से। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वॉज डैश। अब देखो ओवरफ्लो, वॉच के साथ तो ओवरफ्लो होगा नहीं, ओवरफ्लोन होता नहीं है, तो गाइज आंसर क्या हो जाएगा, ओवरफ्लोड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। चलिए फटाफट से इसे करेंगे हम, और सभी बच्चों को पढ़ना है पहले, उसके बाद फिर आंसर बताना है। मैं एक काम कर लेती हूँ, पहले ऑप्शंस मैं आपको दिखा ही देती हूँ, एक बार ऑप्शंस चेक करोगे तो अच्छे से आप कर भी पाओगे। तो आइए बस फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइज। पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर स्टार्ट किया जाए। चलिए। सो आइए फटाफट से स्टार्ट करेंगे इसे करना हम।
चलिए, the last decade has been dash for the management education and development when the economies of the most western countries were dash in the early 1980s. There were dash cuts both in corporate training and in higher education. बस इतना ही, आगे बढ़ जाते हैं। आप बच्चे आंसर बताएं, डॉगमेटिक, प्रेजवर्दी, पैराडॉक्सिकल या आउटस्टैंडिंग। गाइस करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, बताएं। So guys, यहाँ देखेंगे the last decade has been for management education and development when the economies of most Western countries were dash in the early 1980s. There were dash cuts both in corporate training and in higher education. तो guys praiseworthy, dogmatic and paradoxical मतलब क्या होता है, opposite होना, outstanding हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 बताएं। चलिए आंसर गाइज बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से। चलिए, सो गैल्वेनाइज्ड मीन्स होता है जंग लगना, डेवलपिंग, प्राइवेटाइज्ड मीन्स प्राइवेट कर देना, निजीकरण कर देना, फाल्टरिंग गाइज यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन। कहना है यहाँ कि when the economies of the most western countries were faltering in the early 1980s, there were, मतलब जब इकोनॉमीज क्या करने लगे, एक दूसरे पर आरोप कसने लगे, तो आगे हुआ क्या, ये हुआ कि एजुकेशन सिस्टम भी वैसे ही ढीला पड़ गया। 37 में गाइस क्या फिल करेंगे फटाफट से बताएं। जुडिशस एंड प्रोपोर्शनेट, मार्जिनल या सीवियर, बताएं। सो गाइज आंसर यहां जुडिशस नहीं होगा। जुडिशस मतलब क्या होता है, जुडिशस मतलब बेटा होता है कि ऐसी भी कोई चीज जो बैलेंस्ड हो, है ना, जो बुद्धिमत्ता पूर्वक की गई हो, उसे हम जुडिशस कहेंगे, है ना। तो गाइज यहाँ मार्जिनल हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। मार्जिनल होता है क्या है, माइनर होना, स्मॉल, तो स्मॉल कट्स होने लगे ट्रेनिंग बहुत कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में और हायर एजुकेशन में। और फिर आगे कहना है ड्यूरिंग द बूम ईयर्स ऑफ द मिड 1980s देयर वर सम इन बोथ एरियाज रिएक्शंस, प्रोएक्टिविटी, स्लैशिंग या क्यूरियोसिटी, बताएंगे। तो क्योंकि क्या होने लगा, कट्स होने लगे, मार्जिनल कट्स होने लगे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में और हायर एजुकेशन में, तो मिड 1980s में क्या हुआ कि कुछ रिस्पॉन्स आने लगा, रिएक्शंस इसके आने लगे। तो गाइज यहाँ आंसर आपका 38 का फर्स्ट ऑप्शन, प्रोएक्टिविटी, पहले की एक्टिविटी, स्लैशिंग मतलब होता है फैलना, क्यूरियोसिटी मींस क्या होता है, जिज्ञासा। नेक्स्ट आ जाओ, बताओ 39th में क्या फिल करोगे। In the early 1990s, industrialized countries were in the area, context, grip या mood, बताओ। वर इन द ग्रिप हो जाएगा। ग्रिप मतलब क्या होता है, जाल में। तो गाइज आंसर यहाँ सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट बताओ। Another severe recession and dash retrenchment was to be reasonably dash throughout the training world, critical, slight, profound या tough, बताएंगे। करेक्ट ऑप्शन गाइज इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत रिट्रेंचमेंट होने लगा, है ना, थोड़ा बहुत ऐसा कमी आने लगी, है ना। And dash throughout the training world, fabricated, projected, advocated या expected। 41 में गाइस क्या फिल करेंगे बताएं, क्या हो जाएगा। प्रोजेक्टेड हो जाएगा, एडवोकेटेड हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हो जाएगा या फैब्रिकेटेड मतलब होता है झूठा, है ना, फाल्सीफाई करना,
तो गाइस आंसर हो जाएगा यहाँ फैब्रिकेटेड, रीजनेबली फैब्रिकेटेड थ्रू आउट द ट्रेनिंग वर्ल्ड। तो थोड़ा बहुत झूठ झूठ बोला जाने लगा, हर जगह कट्स होने लगे। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इकोनॉमीज और जो है वेस्टर्न कंट्रीज के जो इकोनॉमीज थे उनका वो बिल्कुल क्या थे, यूनानिमस नहीं थे अपने अपने चीज़ों में, अपने अपने ओपिनियंस में। तो इसलिए सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। आगे बढ़ जाते हैं हम, और ये आपका 42nd है, यहाँ बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बट दिस हैज नॉट बीन केस सो फार। मेनी लीडिंग कंपनीज आर डैश देयर बिलीफ इन ट्रेनिंग एज द की टू फ्यूचर कॉम्पिटिटिवनेस एंड गवर्नमेंट्स आर डैश इन एरिया ऑफ रैपिड एंड डैश इन हायर एजुकेशन। 42 में गाइज असर्टिंग, मैनेजिंग, रिजेक्टिंग या क्रिटिसाइजिंग, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे जो कंपनीज हैं फ्यूचर वो क्या करने लगे, लीडिंग कंपनीज, वो इस बात पर उन्होंने बिलीव किया इस बात पर कि फ्यूचर कॉम्पिटिटिवनेस और गवर्नमेंट्स के लिए जरूरी क्या है, ट्रेनिंग। तो इस क्या करना, बिलीव करना, कहना, असर्ट करना, ये दोनों आपका हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गाइज हो जाता है, क्रिटिसाइज, मैनेज और रिजेक्टिंग नहीं होगा। तो मेनली लीडिंग कंपनीज आर asserting their belief in training as the key to future competitiveness and governments are dash 43 establishing, circulating, encouraging या preaching। preaching होता क्या, उपदेश देना, तो ये तो नहीं होगा। encourage मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना। establish मतलब होता है स्थापना करना। और circulate मतलब क्या होता है, सर्कल, सर्कुलेट मतलब घुमाना फिराना। सो गाइज आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, तो गाइज यहां फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एस्टेब्लिशिंग। नेक्स्ट, और एरिया ऑफ रैपिड डैश इन हायर एजुकेशन, डिग्रेडेशन, एग्जीबिशन, कम्युनिकेशन, एक्सपेंशन, बताएं। सो गाइज डिग्रेडेशन मतलब होता है क्षति, एग्जीबिशन मतलब होता है दिखावा, कम्युनिकेशन संवाद करना, एक्सपेंशन हो जाएगा मतलब विस्तार करना, रैपिड एक्सपेंशन इन हायर एजुकेशन। सो डी ऑप्शन गाइज करेक्ट हो जाता है। और अभी एक क्वेश्चन आपके सामने है, देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, some form of education but there has not always been schools। मतलब एजुकेशन तो रहा है लेकिन हमेशा से स्कूल्स नहीं रहे हैं। सो ये गाइज आंसर क्या होगा, और इसे मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, तो आपको इसे मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो आज के गाइज 45 क्वेश्चंस हो गए हैं। क्लास तो प्रीमियर है लेकिन मैंने कोशिश किया है कि वही ऊर्जा हो जो हमेशा लाइव क्लास में होती है, और मैंने वो मेंटेन किया है। अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, आप अपना फीडबैक दीजिएगा जो भी आपको लगता है। और मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज, गुड नाइट।